आज हम अध्ययन करेंगे भारत का जल संसाधन। विश्व में जल की उपलब्धता के आधार पर भारत के पास देखते हैं तो 2.42% ही स्थल भाग है और विश्व का 4% जल भारत में पाया जाता है। ठीक है, और भारत की जनसंख्या को देखें तो 17.7% जनसंख्या भारत में निवास करती है। पॉपुलेशन 17.7 है। विश्व का जल हमारे पास कितना है? सिर्फ 4% है। तो इसका मतलब क्या है? ये एक सोचनीय विषय है। और एरिया हमारे पास कितना है? 2.42% ही है। तो ये एक यानी कि जल की उपलब्धता की बात करें तो भारत के पास बहुत कम मात्रा में जल पाया जाता है। ठीक है ना। भारत के अंदर 1951 में देखें, आज़ादी के बाद अगर जब एनालिसिस किया गया था तो भारत के अंदर उस समय जो जल था वो 5000 घन मीटर लगभग जल था पर व्यक्ति। देखते हैं पर व्यक्ति जल की उपलब्धता भारत में कितनी थी 1951 के अंदर, आज़ादी के बाद 5000 घन मीटर। और आज अगर देखते हैं तो भारत के अंदर ये 2011 के जो डाटा थे ये घट करके 1545 हो गए भाई घन मीटर जल। तो इसका मतलब हमारे पास क्या हो गया? पॉपुलेशन बढ़ गई है। पॉपुलेशन बढ़ने से क्या हुआ? एग्रीकल्चर का जो क्षेत्र था वो भी बढ़ गया है, हमें ज़्यादा उत्पादन करना पड़ता है उसकी वजह से। और साथ में पॉपुलेशन बढ़ने से क्या हुआ? उद्योग धंधे भी बढ़ गए हैं। उद्योग धंधे बढ़ने से, एग्रीकल्चर का क्षेत्र बढ़ने से जल की खपत क्या हो गई? ज़्यादा हो गई है। और जो औद्योगिकरण के बाद शहरीकरण का निर्माण हुआ उसकी वजह से भी जल में कमी आई है, जल की उपलब्धता में कमी आई। पर व्यक्ति 51 के अंदर कितना था? 5000 घन मीटर है। और 2011 के अंदर देखते हैं तो कितना हो गया? ये 1545 मीटर हो गया है। अब 2021 का जो डाटा हमारे पास आएगा तो हमारे पास में भी ये जल घट के कितना हो जाएगा भाई? 1000 घन मीटर जल की उपलब्धता यहाँ मिलने की संभावना है। अभी डाटा कोविड-19 की वजह से आया नहीं है 2021 का। जैसे ये डाटा आएगा तो हम जल की उपलब्धता देखेंगे तो इसका मतलब क्या है? ये एक समस्या भारत के लिए क्रिएट हो सकती है। और विश्व के अंदर बहुत से ऐसे देश हैं जिसके पास जल की कमी है और जल की कमी से विभिन्न प्रकार की समस्याएं पैदा हो सकती है भाई। उद्योग धंधे चौपट हो सकते हैं, एग्रीकल्चर ख़त्म हो सकती है, खाद्यान्न जो है उसमें कमी आ सकती है और साथ में जो आपकी पानी के अभाव में जो डेथ रेट है वो बढ़ सकती है। ठीक है ना। तो इसलिए इसके ऊपर भाई 2031 तक सरकार ने अभी एक जल जोड़ो योजना, नदी जोड़ो योजना आई है, अमृता योजना आई है, जिसकी वजह से क्या है? जो जल के ऊपर जो जल का संकट है इसको दूर करने के लिए इन फ्यूचर में सरकार कार्य कर रही है। काफ़ी संगठन बनाए गए हैं, इसमें सरकारी संगठन है, गैर सरकारी संगठन है, NGO है, काफ़ी लोग इसमें काम कर रहे हैं। और हाइड्रोलॉजिस्ट जो है, जल विज्ञान वेता, वो भी इसके ऊपर ध्यान आकर्षित किए हुए हैं क्योंकि ये एक चिंता का विषय है। ठीक है ना। तो 2031 तक ये संभावना घट करके और कम होने की संभावना है जल की उपलब्धता। तो इसका मतलब क्या है? भारत के अंदर सबसे बड़ी समस्या क्या है? जनसंख्या। जनसंख्या इंक्रीज होगी तो हमें उत्पादन इंक्रीज करना पड़ेगा। उत्पादन इंक्रीज करेंगे तो साथ में क्या है? जनसंख्या इंक्रीज हो जाएगी, उत्पादन इंक्रीज करना पड़ेगा, फिर औद्योगिकरण बढ़ेगा। औद्योगिकरण बढ़ेगा तो क्या? शहरीकरण बढ़ेगा। ठीक है ना। शहरीकरण बढ़ने से डेवलप एरिया हो जाएगा, आसपास का क्षेत्र जो है डेवलप हो जाएगा। जितनी भी नदियां हैं इनका जो जल है उसका ज़्यादा उपयोग उसमें होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या है? नदियां प्रदूषित हो जाएगी। नदियां प्रदूषित हो जाएगी तो इनफिल्ट्रेशन जो वाटर है, इसके अंदर जो मटेरियल मिलेगा वो उसको भूमि के अंदर नहीं जाने देगा। भूमिगत जल में कमी आएगी। जो वाटर टेबल है वो क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा। और पीने का जो पानी है उसमें कमी आएगी। तो जल संसाधन जो टॉपिक है इसके ऊपर चर्चा करना क्यों ज़रूरी है? अब सरकार इसके पीछे काम कर रही है लेकिन वो इतनी तीव्रता से काम नहीं कर रही है जितना होना चाहिए था। ठीक है ना। तो प्रति व्यक्ति जल की बात करें उपलब्धता की विश्व में पूरे वर्ल्ड के अंदर
हम इंडिया को अगर देखते हैं, इंडिया को रखते हैं पूरे विश्व के संदर्भ में, तो भारत 133वें नंबर पे आता है भाई। भारत का स्थान 133वें स्थान पर है भारत, जल की उपलब्धता के आधार पर व्यक्ति के हिसाब से। ठीक है, इसका मतलब क्या है, हम बहुत पीछे हैं। तो जो जल है, इस संसाधनों को बचाना है और इनको बचा करके इन फ्यूचर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं। आज जो जनसंख्या है उसके लिए जल की उपलब्धता हो जाए और आने वाला जो समय है उन लोगों के लिए भी जल की उपलब्धता सुनिश्चित हो, इसलिए जल संसाधन के ऊपर चर्चा करना बहुत ज़रूरी है और सरकार को भी इसके ऊपर अधिक से अधिक कार्य करने की ज़रूरत है। ठीक है ना। आने वाले समय के अंदर जल को बचाने के लिए अलग से जो एजुकेशन डिग्री है ये शुरू करनी चाहिए और शुरू करने के साथ साथ लोगों को सिखाना भी चाहिए। और वैसे सरकार काम कर रही है, लेकिन वो उसका जो दर है काम करने का वो क्या है, कम है। ठीक है ना। तो वर्ष 2000 से भारत में अगर देखते हैं तो 634 घन मीटर किलोमीटर जल था भाई। अब घन मीटर में जल को मापते हैं। कोई भी क्षेत्र है 1 मीटर चौड़ाई और 1 मीटर लंबाई के साथ उसमें 1 मीटर गहराई तक जो भूमि में जल होगा वो 1 घन मीटर जल कहलाता है। जल को मापने के 2 तरीके हैं, पहला घन मीटर में और दूसरा हेक्टेयर मीटर में। 1 हेक्टेयर भूमि और 1 हेक्टेयर भूमि के 1 मीटर उसकी गहराई तक कितना जल उसके अंदर सिंचित है, कितना जल उसके अंदर उपलब्ध है, वो क्या कहलाता है, 1 हेक्टेयर घन मीटर जल कहलाता है भाई। ये जल को मापने की एक इकाई बनाई गई है कि जल को हम किस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं ना, आकलन कर सकते हैं उसका। तो पृथ्वी पर लगभग 2.49% जो जल है ये क्या है, शुद्ध जल के रूप में है। 95.5% जल क्या है, लवणीय है। इसका मतलब ये जल तो उपयोग में होगा ही नहीं। ठीक है, ये जल बचा हमारे पास किसमें, मीठे जल के रूप में। अब इस जल में से 2% जो जल है वो कहाँ चला गया भाई, जो जितने भी हिमखंड है, जो बर्फ जमी हुई है वहाँ चला गया है। तो कितना जल बच गया हमारे पास, 49% जल ही क्या है, पीने के लिए उपलब्ध है। और उनमें से भी अलग अलग डिवीज़न हो जाता है। नदियों में वो और भी कम चला जाता है, इनफिल्ट्रेशन में वो और कम हो जाता है, बावड़ियाँ हैं उनके अंदर वो और कम हो जाता है। तो प्राकृतिक रूप से प्राचीन समय के अंदर जो गांव थे और जो रियासतें थी, उनके जो राजा लोग थे, उन्होंने डैमों, ये नदियों के साथ साथ किसका निर्माण करा, झीलों का निर्माण करवाया है। झीलों के निर्माण के बाद गाँव के अंदर बावड़ियों का निर्माण करवाया गया। ठीक है ना। चेक डैम का निर्माण किया गया। इधर राजस्थान की तरफ आते हैं तो यहाँ वर्षा की मात्रा कम होती है, यहाँ पर कौन सा जल पाया जाता है, चेक डैम के रूप में, या इनको हम यहाँ टैंक बोलते हैं तो वो उसको टांका बोलते हैं, उनकी लैंग्वेज उसको टांका कहा जाता है। टांका के अंदर जल स्टोर किया जाता है। ठीक है, क्योंकि इन लोगों को जल की असली कीमत का पता है। बाकी पूरे भारत के अंदर जल नदियों द्वारा पहुँच जाता है, लेकिन यहाँ एक्सेसिबिलिटी नहीं है वाटर की, यहाँ पहुँच नहीं है जल की, इसलिए ये लोग क्या करते हैं भाई, बड़े सावधानीपूर्वक तरीके से जल का उपयोग करते हैं। ठीक है ना। तो देखते हैं भाई, सिंचित कृषि क्षेत्र में अगर बात करें इसकी दृष्टि से, तो भारत विश्व का 8वां देश है। विश्व का 8वां देश आता है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा सिंचाई की जाती है। सिंचित क्षेत्र पूरी दुनिया में अगर बात करें तो भारत का 8वां नंबर आता है। ठीक है ना। और विद्युत उत्पादन के अंदर 22% जो बिजली है भारत की, उसका किसके द्वारा, जल विद्युत के द्वारा प्राप्त किया जाता है। जल विद्युत में अगर 22% बिजली उत्पादित की जाती है तो इसका मतलब जल का कितना ह्रास होता होगा। ठीक है, जनसंख्या बढ़ रही है तो बिजली की खपत भी बढ़ेगी, उसकी डिमांड बढ़ेगी, खपत बढ़ेगी। तो हम क्या करेंगे भाई, नदियों का जो जल है इसको रोकेंगे, डैम बनाएंगे तो प्रदूषण होगा। प्रदूषण तो होगा ही, संभव सी बात है। आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ आती है, नुकसान है। तो इसलिए भाई इसको ध्यान में रखना चाहिए। और कम से कम जो जल है, इस प्रकार की सरकार ने इस प्रकार की नीतियां लेके आनी चाहिए कि इस प्रकार की टेक्नोलॉजी यहाँ लेके आए कि कम से कम जल का उपयोग किया जाए और अधिक से अधिक उससे विद्युत उत्पादित की जाए। ठीक है ना। तो एक भू अटल योजना 2015 में शुरू की गई भाई।
भू अटल योजना, भूमि के जिन क्षेत्रों में जल की जो कमी है उन क्षेत्रों में भूमि के अंदर हम जल किस प्रकार संचित कर सकते हैं, किस प्रकार उसको स्टोर कर सकते हैं और किस प्रकार उसका उपयोग किया जाए ताकि जल संसाधनों में जो कमी है वो न हो। ठीक है ना। तो अब इसके लिए भारत सरकार ने जो हमारा संविधान है उसके अंदर 2 अनुच्छेद दिए हैं, अनुच्छेद 246 और अनुच्छेद 262। ये 2 अनुच्छेद है जो किसके अंदर, केंद्रीय सूची के अंदर है। ये संबंधित है भारत के केंद्र सरकार से और ये संबंधित हो गए राज्य सरकार से। ठीक है ना। इनके तहत क्या दिया गया है कि जल संसाधनों का संरक्षण और उनकी उपयोगिता और उनके अंदर हो रहे जल संसाधनों के अंदर हो रहे प्रदूषण को किस प्रकार कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, ये उससे संबंधित होता है। और भारत में जल संसाधनों के स्रोत की अगर बात की जाए तो भारत में वर्षा काफ़ी मात्रा में होती है, लेकिन ढाल और नदियों का वेग अधिक होने की वजह से क्या होता है, सारा जल समुद्रों में चला जाता है। ये नदी जोड़ो योजना भारत में शुरू की गई थी लेकिन वो सफल नहीं होगी, क्योंकि भारत का जो क्षेत्र है वो क्या है भाई, बहुत उबड़ खाबड़ है। ठीक है ना। कहीं पर पठार है, कहीं पहाड़ी है, कहीं घाटियाँ हैं और ढाल जो है भारतीय नदियों का वो क्या है भाई, बहुत तीव्र और समुद्रों की तरफ ज़्यादा है। इस वजह से क्या होता है भाई, वो नदी जोड़ो योजना शुरू की है सरकार ने, वो कहाँ तक सफल होती है, उसका क्या रिजल्ट आता है वो 2030 तक पता चलेगा। ठीक है। तो अगर बात करें भारत के अंदर तो एक धरातलीय जल भारत में पाया जाता है भाई। धरातल के ऊपर बहने वाले जल को क्या कहते हैं, धरातलीय जल या पृष्ठीय जल कहा जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, वाही जल भी कहते हैं। ठीक है। जो जल क्या है भाई, किसके द्वारा, क्या वाही जल क्या होता है, जो किसी स्पाट सरफेस के ऊपर जल बह रहा है वो क्या है, वाही जल है। नदियों को इसीलिए क्या कहते हैं, अपवाह, यानी भूमि के ऊपर के हिस्से पे बहने वाले जल को क्या कहते हैं, अपवाह कहते हैं। इसको वाही जल भी कहते हैं। धरातल के ऊपर ये पाया जाता है। तो मोस्टली जो जल है भारत का 60% जल की अगर बात करें भारत की, तो 3 जो नदियां हैं मुख्यतः, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, इसके अंदर 60% भारत का जल उपस्थित है। अब इस जल का किस प्रकार उपयोग में लेना है, किस प्रकार से इसका उपयोग कर सकते हैं, इसकी उपयोगिता को सुनिश्चित कर सकते हैं, इसको बढ़ा सकते हैं, वो केंद्र सरकार और राज्य सरकारें जो है उस पर विचारणशील है, उस पर ध्यान केंद्रित किए हुए हैं। और दूसरा, अगर सिंधु नदी तंत्र को छोड़ दिया जाए तो भारत के अंदर देखो गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और एक बराक नदी है। इन 3 नदियों के अंदर भारत का क्या हो जाता है भाई, 52% जल सिंचित है। अब यहाँ पर राज्य सरकारें कार्यरत है, केंद्र सरकार भी कार्यरत है कि किस जल को किसके लिए उपयोग में लाया जाए। कुछ एक नदियाँ ऐसी हैं जिनके ऊपर डैम बनाए गए, या तो वो सिंचाई के लिए बनाए गए हैं या तो फिर वो जल विद्युत प्राप्त करने के लिए बनाए गए हैं। ठीक है ना। उपयोग के आधार पर भारत की एकमात्र ऐसी नदी है भाई, उपयोग के आधार पर जिसका टोटली जल हम क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। एक हमने स्टडी की थी ताप्ती नदी या ताप्ती नदी, जो कहाँ से निकलती है, मध्य प्रदेश के महाबलेश्वर पर्वत से इसे निकलती है। सतपुड़ा कौन सा पर्वत है यहाँ पे, विंध्याचल पर्वत, वहाँ से निकलती है और कहाँ बहती है, वो पश्चिम की तरफ बहती है। इस नदी का टोटली जो जल है हम उसका 97% क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। बाकी नदियों का 97% जल हम उपयोग नहीं कर सकते हैं। उसके पीछे रीज़न है, क्योंकि उन नदियों की एक तो रफ्तार ज़्यादा है, जल की मात्रा ज़्यादा है, और वो किस में बहती है, मैदानी क्षेत्र में बहती है। मैदानी क्षेत्र में डैम बनाना बहुत मुश्किल है। पठारी प्रदेशों में डैम बना के जल को स्टोर करना और स्टोर करके उसका यूज़ करना आसान है, और लेकिन जो मैदानी जो क्षेत्र है जहाँ पर भूमि क्या हो सकती है, नीचे धसक सकती है, नीचे खिसक सकती है, नीचे बैठ सकती है, उन क्षेत्रों में डैम बनाना बहुत मुश्किल काम है। ठीक है ना। तो ये एक ताप्ती नदी है जिसका 97% जल जो है भारत उपयोग करता है पूर्ण रूप से। अगर बाकी नदियों का जल इसकी तरह उपयोग किया जाने लगा तो भारत के अंदर जल संसाधन की जो संकट है उसको बहुत हद तक कम किया जा सकता है। ठीक है।
दूसरा भौमजल आता है भाई। भौमजल कौन सा होता है? भूमिगत जल, इसको भौमजल भी कहते हैं और भूमिगत जल भी कहते हैं भाई। यानी भूमि के अंदर इनफिल्ट्रेशन से, रिसाव के द्वारा भूमि के अंदर जो जल चला जाता है वो क्या कहलाता है? भौमजल कहलाता है। ये वाटर टेबल को अप करता है। वाटर टेबल अप होती है तो सिंचाई के जो साधन है, पीने के जो प्रबंध है वो अच्छे हो जाते हैं। कुछ क्षेत्रों में, जैसे यहाँ बात करें पंजाब की, हरियाणा की, उत्तर प्रदेश की, बिहार की और पश्चिमी ये पूर्वी राजस्थान की, तो यहाँ पर मोस्टली जल कैसे यूज़ किया जाता है? नलकूप, ये ट्यूबवेल के द्वारा यहाँ से जल सिंचाई के लिए निकाला जाता है। इसलिए इन क्षेत्रों में क्या हो गया है? वाटर टेबल डाउन चला गया है। वाटर टेबल अगर डाउन चला जाएगा तो खदानों में कमी हो जाएगी, सिंचाई के साधन है, क्योंकि इन क्षेत्रों के अंदर मानसून का इतना प्रभाव नहीं रहता है जितना तटीय प्रदेशों में रहता है। ठीक है, उसके बाद आपकी आता है भाई जल की मांग और उपयोगिता। जल की मांग और उपयोगिता की बात करें, सबसे ज़्यादा जल कौन उपयोग करता है? जैसे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश, इनका भूमिगत जल मोस्टली यूज हो चुका है। कुछ एक स्थान ऐसे हैं जहाँ पर जल की डिमांड ज़्यादा रहती है। जिन क्षेत्रों में एग्रीकल्चर इस प्रकार की जाती हो जिसके लिए ज़्यादा जल की उपलब्धता होगी, तो वहाँ पर जल संसाधनों में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। अब जिन क्षेत्रों के अंदर देखो, पंजाब, हरियाणा और यूपी के अंदर नदियाँ हैं मान लेते हैं, लेकिन कुछ एक स्थान ऐसे हैं जहाँ पर राइस पैदा नहीं कर सकते हम, लेकिन फिर भी हम इन जल संसाधनों का उपयोग करके वहाँ पर राइस पैदा कर रहे हैं अपनी इनकम बढ़ाने के लिए। वो इनकम बढ़ाने के चक्कर में हम क्या कर देते हैं? सिंचाई अत्यधिक करते हैं। एक तो भूमि का अपरदन होता है, भूमि की उत्पादकता कम हो जाती है, और उसके बाद जल संसाधनों में कमी आती है, उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। भूमि की उत्पादकता कम है, इसकी तरफ ध्यान गया, लेकिन जल संसाधन में भी कमी आ रही है, वाटर टेबल डाउन जा रहा है, इसकी तरफ न तो सरकार का ही ध्यान जा रहा है और न ही लोगों का इसकी तरफ कोई ध्यान गया है। ठीक है ना। और 21वीं सदी में अगर बात करें, शहरीकरण और औद्योगिकरण का युग है ये, इसके अंदर जनसंख्या बढ़ती जाएगी। अगर इसी प्रकार से जल का उपयोग होता रहा तो क्या है भाई, 2050 तक दुनिया के 72% जो आबादी है उसके लिए जल की कमी हो जाएगी। जिस रफ्तार से हम जल का उपयोग कर रहे हैं, जल संसाधनों को हानि पहुंचा रहे हैं, अगर 2050 तक यही चलता रहा तो क्या हो जाएगा भाई, 72% आबादी जल विहीन हो जाएगी, जिनके लिए जल उपलब्ध नहीं होगा। ठीक है ना। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर वर्षा होती थी, अब अत्यधिक होती है। किसकी वजह से? क्योंकि जल संसाधनों का जहाँ जो वितरण था, हमने उसको क्या कर दिया, इम्बैलेंस कर दिया। नेचर ने जो सिस्टम तैयार किया है, नेचर ने एक प्रोसेस दिया है, क्योंकि जल ये क्या है कि जल जो है ये एक चक्रीय संसाधन है। पहले जल वर्षा के रूप में आता है, नदियों में बहता है, समुद्र में जाता है, समुद्र से फिर वो वाष्प होकर के वायुमंडल में जाता है, वायुमंडल में हवाओं के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है, और वहाँ पर फिर वो वर्षा के रूप में दोबारा से नीचे आ जाता है। एक ये तरीका है। दूसरा ये है कि जल कहाँ पहुँचा, नदियों से कहाँ पहुँचता है, समुद्र में पहुँचता है, समुद्र से वाष्प बनता है, वाष्प कहाँ चला जाता है, वाष्प ऊंचे जो क्षेत्र है, जो हिम टोपियाँ जमी हुई है, हिम के जो भाग है वहाँ जाकर जम जाता है, फिर वो वहाँ पिघलता है, मेल्ट होता है और नदियों के रूप में फिर नीचे आ जाता है। दूसरा कारण, एक तो वर्षा के रूप में आता है, दूसरा हिम के रूप में जम जाता है और दोबारा से एक साइकिल का निर्माण करते हैं। एक चक्रीय संसाधन है जल। ठीक है। जल संरक्षण एवं प्रबंधन की अगर बात करें तो भारत में 14 बड़ी, 55 सामान्य और 700 छोटी नदियां हैं। भारत के अंदर कितनी हैं? वैसे तो भारत में 23 मुख्य नदियां हैं, है ना, लेकिन उनमें से 14 नदियां ऐसी है जो क्या करती है भाई, सदा नीरा, जिसके अंदर जल पाया जाता है, जो सारा साल बहती रहती है। 23 मुख्य नदी है, उनमें से 14 नदी ऐसी जो सारा साल बहती रहती है। ठीक है। 55 भारत की क्या है, लघु नदियां हैं। ये मुख्य नदी है, ये लघु नदी है, और 700 भारत में छोटी नदियां हैं। और टोटल अगर बात करें छोटी नदियों से थोड़ी सी और छोटी नदियां 4000 वितरिकाएं हैं। जो 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर इस प्रकार से बहती है, और एक किसका निर्माण करेगी, छोटी नदी का निर्माण करेगी। छोटी छोटी नदियाँ मिलकर के लघु नदी में चली जाती है, लघु नदियाँ जो है मुख्य नदियों की सहायक नदियाँ बन जाती हैं। ठीक है ना। ये भारत में नदियों का वितरण है। तो
जल संरक्षण के लिए अक्षेत्रावार उपाय की अगर बात की जाए तो किन क्षेत्रों में किस प्रकार से जल संरक्षित किया जा सकता है भाई? क्योंकि किसी भी प्रकार या सारे देश को, पूरी टोटल पॉपुलेशन को एक साथ हम एक ही एंगल से नहीं देख सकते हैं, क्योंकि सभी स्थानों पे अपनी अपनी अलग अलग समस्याएं हैं। यहाँ चेरापूंजी की बात करें, विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा यहाँ होती है, लेकिन चेरापूंजी से उत्तर की तरफ 55 किलोमीटर जाते हैं तो वहाँ का जो क्षेत्र है वहाँ पर वर्षा का जल इतना उपलब्ध नहीं होता, वहाँ पर पीने के लिए जल भी नहीं मिलता है, क्योंकि नीचे का जो स्थान है वो कैसा है, उनका सारा पहाड़ी एरिया है। मेघालय के उत्तर में जाते हैं, यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे, घाटी के नीचे हिस्से में वहाँ पहाड़ी क्षेत्र है। पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर पता है क्या है, पठारी प्रदेश है, पथरीला प्रदेश है, वहाँ न तो नलकूप लग सकते हैं और ढलान उनका क्या है, इस प्रकार से उनका ढलान हो रखा है, तो इन ढलानों के ऊपर न डैम बनेंगे न ही यहाँ पर जल को स्टोर किया जा सकता है। तो वो लोग क्या करते हैं, अपने मकानों की छत पर, अपने मकानों की छत के ऊपर वाटर हार्वेस्टिंग का कार्य करते हैं, जल को वहाँ इकट्ठा करते हैं और नीचे मकान जो है, मकान के अंदर 6x6 जैसे हम बनाते हैं घरों के अंदर छोटे मोटे टैंक जो बनाते हैं 6x6, 6x10 इस प्रकार से टैंक बनाते हैं और उसी जल का उपयोग वो पीने के लिए करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समस्याएं हैं, तो पूरे देश के लिए किसी एक प्रकार की नीति हम यहाँ नहीं बना सकते हैं, सभी के अलग अलग सिस्टम है। राजस्थान के अंदर जल की मात्रा बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि वर्षा की मात्रा ही कम है। वर्षा एकमात्र साधन वर्षा ही है जल का, जो भूतल के ऊपर लेकर आती है। अगर वर्षा ही नहीं होगी तो जल नहीं होगा। दूसरा, यहाँ पर वाष्पीकरण सबसे ज़्यादा होता है, इसीलिए घरों के अंदर क्या करते हैं ये लोग, टैंकों का निर्माण करते हैं, या फिर आसपास के जो क्षेत्र है वहाँ पर किसका निर्माण करते हैं, बावड़ियों का निर्माण किया जाता है। जो सामूहिक स्थल होते हैं वहाँ पर बावड़ी बनाई जाती है। कुछ मंदिर है, मंदिरों के अंदर पौंड का निर्माण किया गया है, तालाबों का निर्माण किया गया है। जो तालाब उसको पवित्र मानते हैं ये लोग, पवित्र क्यों मानते हैं, क्योंकि वाटर अपने आप में पवित्र है। जीने का अगर आधार की बात करें तो क्या है, वायु के बाद अगर कोई दूसरी चीज़ है जिसके बिना हम जी नहीं सकते, वो क्या है, जल है, ठीक है ना। जल के बिना हम जी नहीं सकते हैं। तो किस प्रकार से हम जल संसाधन का जो उपयोग है वो कैसे करेंगे? कृषि, सबसे पहले कृषि की बात आती है। सबसे ज़्यादा भारत में जल उपयोग किस में जाता है, कृषि में जाता है। तो उन क्षेत्रों में कृषि जहाँ पर जल की उपलब्धता ज़्यादा है और जिन फसलों को ज़्यादा जल की ज़रूरत है उन्हीं क्षेत्रों में वो कृषि की जाए। जिन क्षेत्रों में जल की कमी है तो वहाँ पर इस प्रकार की कृषि न की जाए जिसके अंदर सिंचाई की ज़्यादा आवश्यकता हो, ठीक है। हरियाणा, पंजाब है, यूपी का ये पार्ट है, यहाँ पर देखो हम गेहूँ, कम वर्षा की, कम जल की ज़रूरत है, लेकिन धान इसके साथ में उपयोग करते हैं, धान लगाते हैं और साथ में क्या करते हैं, राइस उत्पादन के साथ साथ शुगर केन, गन्ने का भी उत्पादन किया जाता है और गन्ने के लिए सबसे ज़्यादा जल की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। यहाँ पर इस प्रकार की खेती की जाए जिससे हम क्या करें, कम सिंचाई करनी पड़े ताकि जल संसाधनों को नुकसान न हो। हरियाणा सरकार ने अभी यमुनानगर इसके आसपास के जो क्षेत्र हरियाणा के अंदर, जो व्यक्ति क्या करेगा, गेहूं की खेती कर रहा है और धान की खेती नहीं करेगा, जो व्यक्ति धान की खेती नहीं करेगा उसको सरकार पैसे दे रही है, 7,000 रुपये एकड़ के हिसाब से पैसे दिए जा रहे हैं, ठीक है ना। तो किस लिए दिए जा रहे हैं, ताकि वाटर टेबल को बचा के रखा जा सके। अब ये लोग इसका विरोध कर रहे हैं सरकार का, यहाँ पर सरकार गलत नहीं है, वो जल संसाधनों के संरक्षण के लिए कार्य कर रही है, ठीक है। क्योंकि अलग अलग स्थानों पे अलग अलग समस्याएं हैं, उनका समाधान भी अलग अलग तरीके से किया जाएगा। अगर सेंटर सरकार पूरे देश के लिए एक रूल बना देगी जल संसाधन बचाने के लिए तो क्या होगा, वो फॉलो नहीं किया जा सकता है। अगर महाराष्ट्र के लातूर की अगर बात की जाए तो एक ऐसा स्थान जहाँ पर आप सोच भी नहीं सकते जल की कितनी किल्लत होती होगी, वहाँ पर प्रतिदिन 20,000 लीटर पानी ट्रेन के द्वारा भेजा जाता है। प्रतिदिन 20,000 लीटर पानी एक ट्रेन के द्वारा भेजा जाता है। स्पेशल ट्रेन लगाई गई है जल के लिए, ताकि उन, राजस्थान में नहीं है वो, लातूर महाराष्ट्र में है। लातूर फेमस है महाराष्ट्र में जल की कमी के संकट की वजह से। वहाँ पर लोग अपने गांव से 10-10 किलोमीटर दूर चले जाते हैं पैदल बावड़ियों से पानी निकालने के लिए। आए दिन ये न्यूज़ में, खबरों में चीज़ें आती रहती है, लेकिन इसका ध्यान जो है सरकार इन चीज़ों को ज़्यादा दिखाती नहीं है।
जो वहाँ पर काम करने वाले एनजीओज है, जो अदर लोग हैं, वो इस पे फोकस करते हैं और उन लोगों का जो समस्या है उसका समाधान करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो एक कैसा क्षेत्र है, वृष्टि छाया प्रदेश है। वृष्टि छाया प्रदेश के अंदर वर्षा नहीं होती है। वृष्टि छाया प्रदेश अगर कोई पर्वत है, यहाँ से हवाएं आ रही है तो हवाएं यहीं वर्षा करेगी। ये कौन सा प्रदेश हो गया? वृष्टि छाया प्रदेश हो गया है। ये क्या बोलते हैं इसको? पवनमुखी, विंड वर्ड साइड है, ये लीव वर्ड साइड है, विंड लीवर्ड साइड है। लीवर्ड साइड में वर्षा नहीं होती है। तो ये जो लातूर है कहाँ पड़ता है भाई? लीवर्ड साइड में पड़ता है, पवन विमुखी ढाल में पड़ता है, इसलिए यहाँ वर्षा होती है और यहाँ वर्षा नहीं होती है। लातूर एक ऐसा क्षेत्र है। तो जल संकट, अगर हमें जल संकट के बारे में जानना है, अगर इस चीज़ को देखना है स्थिति को, तो क्या करना पड़ेगा? उन क्षेत्रों में जाना पड़ेगा, उन क्षेत्रों में रिसर्च होगी, उन क्षेत्रों में घूमना पड़ेगा, एनजीओज के द्वारा काम करना पड़ेगा, ताकि हम वहाँ की स्थिति को देख सकें और आने वाले समय हमारे लिए जो खतरनाक हो सकता है हमें उससे बच सकें। ठीक है ना? तो सरकारें काम तो कर रही है, लेकिन वो उस सिरे पे नहीं पहुंची है अब तक जहां पर जल संसाधन को बचाया जा सके, या जिन क्षेत्रों में जल संसाधन नहीं है उसको कंटिन्यू बना के रखा जा सके। ठीक है? उसके बाद सूक्ष्म सिंचाई अपनाई जानी चाहिए। जिन क्षेत्रों में जल की कमी है वहाँ पर ड्रिप स्टोन विधि या फिर टपका विधि, फुहारा विधि आती है, उससे हम क्या कर सकते हैं? 20 से 25% जल की बचाव कर सकते हैं। फुहारा विधि के द्वारा, ड्रिप स्टोन की विधि के द्वारा बागवानी जो की जाती है या खेती की जाती है, हम 20 से 25% जल बचा सकते हैं। हम जैसे सपाट किसी क्षेत्र के ऊपर जल ऐसे खुले में बहाते हैं, वहाँ से जल कितना 20 से 25% जल एक्स्ट्रा लगता है। ड्रिप स्टोन विधि द्वारा इसको बचाया जा सकता है और बहुत से स्टेट ऐसे हैं जो इसके लिए काम कर रहे हैं। आपका पश्चिमी, अगर पूर्वी राजस्थान की बात करें, ये जो पार्ट है यहाँ पर, हरियाणा का जो ये पार्ट है, यहाँ पर आप जाके देखोगे, ये जो रेवाड़ी का है, महेंद्रगढ़ का जो एरिया, यहाँ पर कौन सी विधि से? फुहारा विधि से, ड्रिप स्टोन विधि से खेती की जाती है। ठीक है? और उसके बाद आती है आपकी एक राइस एंटीसिफिकेशन प्रणाली शुरू की हुई सरकार ने। उसके तहत क्या आता है? उस विधि के द्वारा क्या करते हैं? 8 से 10 दिन ऐसे बीजों का निर्माण किया जाए जिनसे क्या हो? 8 से 10 दिन कम सिंचाई करनी पड़े। अगर 1 एकड़ में 8 से 10 दिन कम सिंचाई करनी पड़ेगी तो हज़ारों किलोमीटर का जो एरिया है, जिसमें 8 से 10 दिन के हिसाब से जल अगर कम देना पड़ेगा तो क्या होगा? कितना जल बचाया जा सकता है? अनुमान है 30% जल बचाया जा सकता है। इस प्रकार से भी जो जल हम दे रहे हैं उससे 30% जल 8 से 10 दिन, अगर कोई फसल 90 से 120 दिन में तैयार होती है, अगर वही फसल 90 से क्या करें 105 दिन के लिए कर दें, 105 दिन के अंदर पक्की तैयार हो जाए वो फसल। ये तो टेक्नोलॉजी के तहत हम कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सी फसलें ऐसी है जो आप यहाँ देखते हैं असम के अंदर, असम और बंगाल के अंदर देखते हैं तो अमन, ओस और बोरा नाम की 3 फसलें बोई जाती है। उनका जो समय बहुत कम है, 1 साल के अंदर 365 दिन के अंदर कितनी फसलें लेते हैं? वो 3 फसलें लेते हैं, जिसमें 2 महीने भूमि को खाली भी छोड़ देते हैं। 1.5 से 2 महीने भूमि खाली रह गई है, यानी कि कितने? वो 75 से 90 दिन के अंदर ही फसल ले रहे हैं, 75 से 90 दिन के अंदर ही। इसका मतलब क्या हुआ? इस प्रकार की खेती शुरू की जाए। और ये राइस के लिए शुरू कर दिया है सरकार ने अभी। अब ये किसके लिए? गन्ने के लिए भी शुरू करने की स्कीम चल रही है कि इसको गन्ने के लिए भी शुरू किया जाए। गन्ने की जो फसल 365 दिन में तैयार होती है पक्के, ऐसी कौन सी फसल है जो 365 दिन में तैयार होती है ना? कौन सी है? गन्ना। एकमात्र फसल ऐसी है जो पूरा 1 साल लेती है तैयार होने में। अगर इस फसल को घटा के 300 दिन कर दिया जाए तो इस प्रकार के बीज तैयार किए जाएं जिससे क्या हो? ये फसल 300 दिन में तैयार हो जाए, 250 दिन में तैयार हो जाए। ऐसे बीज तैयार किए जाएं, ऐसे उर्वरक तैयार किए जाएं जो उनको जल्दी बढ़ा सके, जल्दी उनको तैयार कर सके। तो क्या होगा? 65 से 70-80 दिन तक अगर पानी बचाया जा सकता है तो 1 एकड़ के हिसाब से अगर हम पानी बचाएंगे तो आप देखो हज़ारों एकड़ की ज़मीन है जिसके अंदर हम जल की आपूर्ति, जल सिंचाई करते हैं, कितना जल बचाया जा सकता है। ठीक है ना? तो ये कुछ टेक्निक्स है। उद्योग है, कुछ उद्योग धंधों में क्या है, जल जो है ना बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रयोग किया जाता है भाई।
उद्योग धंधों में जल बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रयोग किया जाता है। उद्योगों के अंदर जैसे चमड़ा उद्योग है, उसके अंदर चमड़े को साफ करने के लिए हम क्यों ना केमिकल्स का इस्तेमाल करें, जल की बजाय केमिकल का इस्तेमाल करें। क्योंकि आप कानपुर के पास, कानपुर तक गंगा जो नदी है वो बिल्कुल प्योरीफाई है, बिल्कुल साफ़ है। लेकिन जैसे ही कानपुर से आगे जाते हैं तो कानपुर सिटी किसके लिए फेमस है? चमड़े उद्योग के लिए फेमस है। और चमड़ा उद्योग सारा का सारा जितना मटेरियल होता है कहाँ? गंगा नदी के दोनों किनारों पे स्थापित किया गया है। और आगे जाकर इसका कलर कैसा हो जाता है? रेड हो जाता है। गंगा नदी के आगे का जो कलर है लाल हो जाता है। किसकी वजह से? जो चमड़े का ब्राउन रेड हो जाता है। क्योंकि जितना भी चमड़े का जो मटेरियल है वो क्या करते हैं लोग? डिपॉजिट कर देते हैं वहाँ पे नदी के अंदर। अब नदी के अंदर उनको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। नमामि गंगे, गंगे नमामि, ये सारी की सारी योजनाएं कागज़ों में बहुत अच्छी है। लेकिन वर्किंग अगर जब बात की जाएगी, एक सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है। वो सर्टिफिकेट पैसे दे के कोई बनवा सकता है, ठीक है ना। उन्होंने सर्टिफिकेट देते हैं पहले वो कि हम किसी भी नदी में कोई प्रदूषण नहीं करेंगे, वो सिर्फ कागज़ में है। और हकीकत में जाके देखते हैं तो क्या होता है? वो उल्टा होता है। इधर आगरा के पास जाते हैं, यमुना नदी के अंदर यही काम होता है। इससे पहले देखो यमुना कितनी साफ़ सुथरी है। हमारे यहाँ जल आता है यमुना नदी से आता है। लेकिन आगरा से अगर आप आगे चले गए तो क्या हो जाएगा? उसका कलर कैसा हो जाता है? ब्लैक हो जाता है। किसकी वजह से? उद्योगों के अपशिष्ट की वजह से। तो उद्योग धंधों में सरकार को ऐसा एक प्रयोजन लेके आ जाना चाहिए कि जितने भी उद्योग धंधे हैं नदियों से कम 100 किलोमीटर की दूरी पे हो। जितने भी उद्योग हैं नदियों से 100 किलोमीटर की दूरी पे हो। ये सारे क्या होते हैं? नदियों के मोस्टली किनारे के ऊपर अवस्थित किए गए हैं। ये सारी की सारी रणनीतियाँ जो सरकार अगर लेके आती है तो जल संसाधनों को हानि होनी है उसको कमी की जा सकती है, ठीक है। हम उसको ये नहीं कहते कि प्रॉपर तरीके से इसको बंद ही कर देंगे, बंद भी नहीं करना है, लेकिन जल संसाधनों को बचाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद नदियों का जो जल समुद्र में जाता है वो वेस्ट नहीं जाता है। समुद्र में जब नदी का जल मिलता है तो वेस्ट नहीं होता है, क्योंकि जहाँ पर जिस नदी का जल समुद्र में गिरता है उस नदी का लवण लेवल क्या हो जाता है? कम हो जाता है। जहाँ लवण का लेवल कम हो जाएगा, समुद्री जल खारापन खत्म हो जाएगा, वहाँ पर मछलियाँ उत्पादित होगी। मछलियाँ अगर अधिक होती है तो हमें क्या है भाई? भूमि के ऊपर उपजाऊ जो फसलें हैं उनको कम पैदा करना पड़ेगा। अगर हम मछलियाँ सारी मर जाती है तो फिर लोग किस पे डिपेंड हो जाएंगे? खाद्यान्न पे डिपेंड हो जाएंगे। खाद्यान्न पे डिपेंड होगी तो सिंचाई ज़्यादा करनी पड़ेगी, फिर जल संसाधनों को हानि होगी। दूसरा, जैसे ही वर्षा होती है, अगर नदियाँ यहाँ जल डिपॉजिट नहीं करेगी तो क्या होगा? वाष्पीकरण कम होगा, क्योंकि जिस जल के अंदर लवणता ज़्यादा होती है उसमें वाष्पीकरण कम होता है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा भाई? और टेम्परेचर देखते हैं, आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ टेम्परेचर को मेंटेन रखने में नदियाँ कार्य करती है। क्योंकि समुद्र का जल क्या होता है? गर्म होता है, क्योंकि स्थल जल्दी ठंडा हो जाता है, जल्दी गर्म हो जाता है। समुद्र देर से गर्म होता है और देर से ही ठंडा होता है। जहाँ नदियाँ अपना जल डिपॉजिट करेगी वहाँ क्या होगा? तापमान कम हो जाता है, ठीक है ना। तो ये नदियों का बहुत बेनिफिट है। नदियों को हम एक ही रूप में देखते हैं, लेकिन नदियों का वास्तव में बहुत बेनिफिट है। समुद्र में नहरें निकाल करके हम वहाँ पर सिंचाई कर सकते हैं, सिंचाई को बढ़ावा दे सकते हैं, ये सही है। लेकिन नहरें निकालने के लिए भी तो अक्षेत्र की हमें ढलान की ज़रूरत होती है, टोपोग्राफी की ज़रूरत होती है। अब ये नदियों के अंदर देखो, अब हमारे आसपास के क्षेत्र में ये देखते हैं, क्या गोरखपुर से सिवानी सीधी नहर नहीं निकाल सकते? निकाल सकते थे, लेकिन एक्चुअली क्या था? गोरखपुर से सिवानी और कुलेरी आ सकते हैं सीधी नहर, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, कुलेरी नहर नहीं आई। क्यों नहीं आई भाई? इसलिए नहीं आई कि ये गांव डूब जाएगा या ये लोग नहर की तरफ भागेंगे, क्योंकि ढलान जो है ना वो क्या करता है? इसका इस साइड चला गया है और घूम करके फिर ये यहीं आती है, कुलेरी के पास से ही गुजरती है। फिर भी सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी पे कितना डिस्टेंस हो गया? यहाँ पे 16 किलोमीटर का डिस्टेंस हो गया। इसका 16 किलोमीटर का मोड़ दिया गया। क्यों? क्योंकि जो ढलान था ना उसकी वजह से नहरें, अब पूरे हमने जब स्टडी किया था तो कहीं नदी, कहीं पठार है, कहीं पहाड़ी है, कहीं पर्वत है, कहीं गहरे स्थान भी है। तो इसलिए क्या होता है, अब हरियाणा का आप अम्बाड़ा की बात करें तो ऊंचा क्षेत्र है। जो क्षेत्र ऊंचा हो गया वो क्या है? वाटर डिवाइडिंग का कार्य करता है। अभी इससे अम्बाड़ा से इधर की नहरें इधर रहेगी और इधर वाली नहरें इधर रहेगी, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सब चीज़ें ध्यान में रखी जाती है। इतना आसान नहीं है चीज़ों को बना देना, इसके पीछे बहुत लॉजिक होते हैं भैया, ठीक है ना।
जो टोपोग्राफिक पे वर्क करने वाले जो लोग हैं, जो साइंटिस्ट है, उस पर पूरा इनको फोकस रहता है। नहरें निकालना ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन ज़्यादा बड़ी बात यह है कि किस अक्षेत्र से होकर निकालेंगे। ठीक है, राजस्थान में नहरें पहुंचा सकते हैं। एक नहर जो जहां स्टेबल थी वहां निकाल दी गई। दुनिया की सबसे बड़ी नहर की अगर बात करें कौन सी है, इंदिरा गांधी नहर है, जो देखो सतलुज नदी से डैम से निकाल करके कहाँ तक आई है, बाड़मेर तक आती है। 65,000 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ हो जाती है। सारी इसकी छोटी मोटी जितनी भी इसकी स्ट्रीम निकाली गई है, सारी की अगर बात करें तो कितनी हो जाती है, 65,000 किलोमीटर हो जाती है एक नहर की लंबाई। इसको राजस्थान फीडर भी कहा जाता है भाई। ठीक है, इसको अभी तो राजस्थान की जीवन रेखा भी इसको कहा जाता है, कि जिन क्षेत्रों में कोई फसल नहीं होती थी, आज वहाँ पर धान की खेती की जाती है। हनुमानगढ़ है, एलनाबाद से आगे जाते हैं, हनुमानगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में यहाँ पर धान की खेती भी की जाती है अभी। ठीक है, अच्छी फसल यहाँ पर पैदा की जाती है अभी। ठीक है, तो उसके बाद आपका ये आता है भाई आपूर्ति जल की। ऑफसेट एक चीज़ होती है, ऑफसेट का प्रयोग किया जाए भाई जहाँ पर कम से कम लागत हो जल की और अधिक से अधिक फायदा हो। ये ऑफसेट स्कीम है सरकार की, कि एक ऑफसेट स्कीम शुरू की जाए जिन क्षेत्रों में जल की लागत क्या हो, कम हो और लाभ अधिक प्राप्त हो। ऐसे साइट्स को निर्माण किया जाए, ऐसी साइट का पता लगाया जाए जिससे हम क्या कर सकें, जल संसाधनों को बचा सकें। ठीक है, तो उसके लिए सरकार ने काफ़ी स्कीमें भी चला रखी है भाई। और वर्षा जल संग्रहण की बारी आती है, तो वर्षा का जल संग्रहण की अगर बात करें तो छतों पे पानी रोक करके टैंक, नीचे टैंक बना करके हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। और राजस्थान में देखते हैं तो राजस्थान के अगर आप कभी घूमने फिरने के लिए जाओगे, यहाँ पर देखना कि गांव के आसपास में, गांव के बीच में, गांव के साइड में, घरों के अंदर टैंक बनाए गए हैं। छतों से सीधा जो पानी है एक बूंद भी खराब नहीं होने देते वो लोग। पीवीसी जो पाइप लगा करके सीधा क्या करते हैं, वाटर हार्वेस्टिंग का कार्य करते हैं और टैंकों के अंदर जल का प्रयोग को स्टोर करते हैं। और स्टोर करने के बाद पूरे साल उसका प्रयोग पीने के लिए करते हैं। मंदिरों के अंदर जाओगे, बड़ी बड़ी बावड़ियाँ बनाई गई है। अब ये इस प्रकार की आप देखो सीढ़ीदार बावड़ियाँ, आप कहीं जाओगे मंदिरों के बहुत से स्थान ऐसे हैं जहाँ पर इस प्रकार की पैड़ियों का निर्माण किया गया है। और ये एकमात्र विधि पूरे भारत में ही पाई जाती है, पूरे विश्व में कहीं ऐसा सिस्टम नहीं है। वाटर हार्वेस्टिंग का सबसे पहले कहाँ है, राजस्थान में शुरू किया गया। दक्षिण भारत में जाओगे ऐसा आपको चीज़ें देखने को मिलेगी कि आप पौड़ियों से नीचे उतर रहे हैं और जल बिल्कुल गहराई में पाया जाता है। लोग सोचते हैं कि ये लोग पागल है कि पहले पैड़ी बनाई, उसमें जल इकट्ठा किया, लेकिन वो असलियत ये इसके पीछे का जो रीज़न है वो नहीं जान रहे हैं, है ना। एक बहुत बड़ा हाँ ऐसा सिस्टम रहता है। अगर इसको फ्लैट बना देंगे तो उतरेंगे कैसे, इतने बड़े कुछ छोटे मोटे क्षेत्र के लिए नहीं है ये पूरे 365 दिन के लिए, या 365 नहीं, अगर वर्षा नहीं होती है तो वर्षा की अनियमितता को देखते हुए क्या करते हैं वो लोग, यहाँ पर तकरीबन करीबन ये 3-3, 4-4, 5-5, 10-10 साल तक का जल स्टोर कर सकते हैं ये लोग। ठीक है, राजस्थान में बहुत से, दौसा के अंदर दौसा की बावड़ी फेमस है। ठीक है, आप नीचे जाओगे तो कम से कम 200 से 300 पैड़ियाँ आपको नीचे उतरना पड़ेगा पानी के लिए। और वहाँ का पानी इतना प्योरीफाई, इतना शुद्ध है कि आप हैरान हो जाओगे। देखिए आपके जो एक्वाफिना है ये सब कुछ नहीं है उनके आगे, कैंट वैंट कुछ नहीं है उसके आगे। ठीक है, क्योंकि नेचुरल जो वाटर होता है वो नेचुरली होता है भाई। ठीक है ना। तो इसके बाद आपका एक ये आता है कि हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है भाई, जिसकी अगर बात करें, हरियाणा एक ऐसा प्रदेश जिसने डिमार्केशन किया, एक मैप तैयार किया है कि कहाँ का वाटर टेबल कितना है। पूरे हरियाणा का वाटर टेबल, देश का पहला ऐसा राज्य है जो इन्होंने वाटर टेबल मैप तैयार किया है, जो ये बता सकता है कि किस एरिया के अंदर कितना पानी है, उसकी गहराई कितनी है और उसके अंदर लवणता की मात्रा कितनी है, वो पीने योग्य है या नहीं है। इसके लिए जगह जगह पर, जैसे करनाल में, हिसार में, उन्होंने क्या स्थापित किए हैं, लैब स्थापित की है। आप अपना वाटर जो है, अपना जो पानी है उसको टेस्ट करवा सकते हैं। ठीक है, कृषि के लिए, और ये किसके ध्यान में रख के किया गया, क्योंकि हरियाणा के अंदर जो कृषि का जो पैटर्न है वो चेंज हो गया है, धीरे धीरे वो चेंज होता ही जा रहा है। जहाँ पर पहले हम सरसों की खेती करते थे, आज वहाँ गेहूं की खेती शुरू हो गई है। गेहूं की खेती जहाँ हम दलहन फसलों का प्रयोग करते थे, जवार बाजरा यहाँ इसकी बिजाई करते थे, आज वहाँ पर हम धान की खेती कर रहे हैं। तो सिंचाई बढ़ा दी गई है उत्पादन बढ़ाने के लिए, फसलों का पैटर्न बदल दिया गया। उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए सरकार ने क्या किया, एक स्कीम चलाई है। इस स्कीम के तहत क्या करते हैं भाई, ये जानकारी इकट्ठा करते हैं कि किस क्षेत्र में कितना जल क्या हो सकता है
सिंचित है और किस प्रकार इसको बचाया जा सकता है। और हरियाणा की अगर बात करें, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान, ये कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ पर जल जो है ना, यहाँ पर बावड़ियों के रूप में, तालाबों के रूप में, चेक डैम के रूप में, और हरियाणा में तो खास करके जोहड़ों के रूप में ये सिस्टम शुरू किया गया है, ठीक है ना। अब जैसे इनकी खुदाई का है, इनकी सफाई का है, जल स्टोर की बात करते हैं, जोहड़ों का हम भैंसे लेके जाते हैं, ये बात अलग है, लेकिन वास्तव में इनका प्रयोग क्या है? जो आसपास का जल है, वर्षा का जल, उसको स्टोर करना है, और भूमि का जो जल है, भूमि का जो वाटर टेबल है, उसको अप करने के लिए शुरू किए गए थे। हमने उसका इस्तेमाल दूसरे ढंग से किया, ये अच्छी बात है, लेकिन असली उसका मकसद क्या है? जो गांव का पूरा जल है जो वेस्ट बह रहा है, उसको स्टोर करना है एक जगह, स्टोर करके, ताकि वो भूमि के अंदर इन्फिल्ट्रेशन हो उसके। तभी हम उसकी क्या करते हैं, सरकार के द्वारा समय समय पर उसकी खुदवाई की जाती है, सफाई की जाती है, ठीक है ना। ये स्कीमें चलाती है सरकार, अनाज के बदले काम, है ना, जैसे काम करोगे अनाज मिलेगा, काम करोगे पैसे मिलेंगे, जैसे मनरेगा आई है, पहले नरेगा थी, अब मनरेगा बन गई है। तो ये जो चीज़ें सरकार ने शुरू की है, किसके लिए शुरू की है? वाटर टेबल को बनाए रखने के लिए, ठीक है। तो विश्व जल रिपोर्ट की अगर बात करें, विश्व जल रिपोर्ट 2020, विश्व जल रिपोर्ट आई थी भाई 2020 के अंदर, जब कोरोना काल का पीक था, तब ये रिपोर्ट जारी की गई थी। तो संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास के द्वारा ये शुरू की गई थी, और इसके अंदर क्या था भाई, वर्तमान में लगभग 3.6 बिलियन जनसंख्या जो है ना, 3.6 बिलियन जनसंख्या जल के अभाव में है, जल की कमी वाले क्षेत्रों में रह रही है, इन पे जल संकट मंडरा रहा है। अगर ये स्थिति रही तो उन्होंने कहा कि 2050 तक का ये जो डाटा है ना, 2050 तक क्या कहते हैं, ये 4.8 हो जाएगा। इसका मतलब जल संकट जो है ना, सबसे ज़्यादा खतरनाक स्थिति में जा रहा है। अभी सरकार को सचेत होने की ज़रूरत है, ठीक है ना। और ये सामूहिक, सामुदायिक, सामाजिक जितने भी जो कार्य है, सबके साथ क्या कर देना चाहिए, जल संसाधन को जोड़ देना चाहिए। लोगों को इसके बारे में क्या होना चाहिए भाई, जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। प्रचार प्रसार जैसा भी सरकार को चाहे, एक व्यक्ति सब कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन सरकार के पास पावर है, पैसा है, वो दोनों चीज़ों को मिलाकर क्या कर सकती है, इसका प्रचार प्रसार अच्छे ढंग से कर सकती है, ठीक है ना। तो अपनी वीडियो के माध्यम से भी हम जल संसाधन का जो बचाव है इसके ऊपर जोर देंगे, और इन फ्यूचर जितने भी सेमिनार्स जो होंगे, जितनी भी यहाँ पर वर्कशॉप्स होगी, उसके अंदर जल संसाधन के बचाव के लिए भी हम एक मुहिम चलाएंगे, ठीक है। हाँ, तो राष्ट्रीय नीति, अब भारत के अंदर राष्ट्रीय नीति की अगर बात करें, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, पता है किसी को? हाँ, विश्व वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है भाई? 22 मार्च को, ठीक है। 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है, और ये कब शुरू किया गया था? 2017 में। कहाँ शुरू किया गया था भाई? ये प्रथम विश्व जल दिवस ये शुरू किया गया था ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में। ब्राज़ील का एक शहर है रियो डी जेनेरियो, जो किसके लिए फेमस है भाई? क्योटो प्रोटोकॉल के, ओलंपिक के लिए फेमस है। ये अर्थ समिट के लिए फेमस है भाई, ठीक है। अर्थ समिट के लिए फेमस है, पृथ्वी को बचाने के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर बहुत से कार्य हुए हैं। रियो डी जेनेरियो सिटी में बहुत अग्रणीय हैं, ब्राज़ील का एक शहर है ये, ठीक है। यहाँ बहुत से कार्य होते हैं। 1992 में हुआ था ये, ठीक है। तो ये शुरू किया गया था भाई 22 मार्च 2017 को, सभी देशों ने इसको शुरू किया, और पर्यावरण तथा विकास बढ़ाए रखने के लिए 1992 में इसके ऊपर ध्यान दिया गया था। भारत की अगर बात करें तो भारत के अंदर राष्ट्रीय जल नीति 2012 में शुरू की गई थी भाई। ये इंटरनेशनल वर्ल्ड वाटर डे की बात करते हैं। अगर इंडियन वाटर डे की बात करें तो कब आता है? राष्ट्रीय जल दिवस की बात करें तो कब आता है भाई? पता है किसी को? 14 अप्रैल को। अब 14 अप्रैल को सरकार ने ये राष्ट्रीय जल दिवस क्यों मनाना शुरू किया जल दिवस के रूप में? लेकिन इसके पीछे का रीज़न क्या है?
क्योंकि 14 अप्रैल को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जन्मदिन होता है, और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एक ऐसे प्रथम व्यक्ति थे जो भारतीय जल संकट को सबसे पहले उजागर किया था। उसी के जब TVC टेंसी वैली जो कॉर्पोरेशन परियोजना शुरू की गई थी, उसको ध्यान में रख करके क्या DVC इंडिया के अंदर दामोदर वैली परियोजना शुरू की गई थी। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के कहने पर उन्होंने अपना एक थीसिस दिया था और भारत के लोगों ने इसका विरोध किया था। भारत के अंदर जो जितने भी डैम हैं, सारे के सारे जो डैम हैं, किसकी देन है भाई? ये किसकी थ्योरी थी? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की थ्योरी है, ठीक है। और 14 अप्रैल को, ये अभी किस बुक में लिखा गया नहीं लिखा गया, लेकिन 14 अप्रैल राष्ट्रीय जल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, क्योंकि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जल संरक्षण के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इसीलिए सरकार ने ये राष्ट्रीय लेवल पर एक मुहिम छेड़ी है, किसकी? जल संसाधनों को बचाने के लिए, ठीक है भाई। तो आगे से ध्यान रखना इसको। ओके, आज के लिए जल संसाधन का हम यहीं समाप्त करेंगे। जब दोबारा आवश्यकता पड़ी तो हम इसको फिर शुरू करेंगे।